हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 1 मार्क सीरीज़ में हम लेकर के आ गए आपके सामने अकाउंट्स वॉल्यूम 2 चैप्टर शेयर्स। शेयर जैसे इसका एक और हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है जो इसमें हमने शेयर की एक वास्ट आपको वीडियो उसका दिया है। यहाँ पर हम 1 मार्क सीरीज़ में शेयर का थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन, शेयर आखिर होता है क्या ये पता है। शेयर कैपिटल जो कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है, जो शेयर्स होते हैं जो कंपनी मार्केट में इशू करती है। शेयर डिस्काउंट पर होते हैं, प्रीमियम पर होते हैं, उनका फॉरफीचर होता है, देन उनका रीइश्यू होता है। इसके बारे में हमने अपने वीडियो में आपको बता रखा है। इस 1 मार्क सीरीज़ में हमने एंटायर शेयर के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। एक छोटा सा प्रयास आपके लिए, जो आपके लिए शायद बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा जब आपके एग्जाम्स आएंगे। क्विक रिवीजन, एक बार में एंटायर शेयर की थ्योरी सारी यहाँ पर कवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम 2 है आपका, ये अकेला एक 20 नंबर का 20 मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, डिबेंचर्स थे जो इस वक्त आपके डिलीटेड हो चुके हैं, बहुत सारे डिबेंचर का पोर्शन। तो फोकस किस पर रहेगा? तो फोकस रहेगा शेयर्स पर। तो शेयर्स तो आपको अच्छे से करने ही है, न्यूमेरिकल भी करने हैं और प्लस थ्योरी भी करनी है। न्यूमेरिकल हमने आपको पढ़ा दिए सारे, थ्योरी के लिए वो समरी हमको सब करने के लिए हम आपके सामने लेकर के आ गए आज 1 मार्क सीरीज़। ठीक है, तो सारा एंटायर जितना भी चैप्टर है, जितना भी हमने पढ़ाया, सारा हमने इसमें करने की कोशिश की है। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर की साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कंपनी के बारे में आपको बताया था। बस क्वेश्चन उसी से स्टार्ट हो जाते हैं। अ कंपनी हैज़, कंपनी के पास क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी या फिर सारी चीज़ें। तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी ही चीज़ें आती हैं कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। शेयर होल्डर्स, ये कौन होते हैं कंपनी के? कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी कस्टमर नहीं होते, बल्कि ये कंपनी के ओनर होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। पता है ना, किसी भी कंपनी के जो रियल ओनर्स होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं होती, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स तो हो ही नहीं सकते, वो तो क्रेडिटर्स होते हैं उसके। तो इसका मतलब कौन होते हैं? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी को कौन बनाता है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स या मेंबर्स। तो कंपनी को कौन बनाता है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट। ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं कंपनीज एक्ट। ठीक है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसे लॉ क्रिएट करती है वो कौन होता है? वो होती है कंपनी। ये कंपनी की जब डेफिनेशन लिखी होती है तो उसमें लिखा हुआ है ना, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी इन अ कंपनी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? वो लिमिटेड होती है। जितनी वो शेयर कैपिटल यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए ये कैसी होती है? इसलिए ये लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड हो सकती है? उसकी पेड अप वैल्यू से, ऑफ शेयर्स या फिर कॉल्ड अप वैल्यू से, उसकी फेस वैल्यू से या फिर रिजर्व प्राइस से। नहीं, लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। जितने शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं उतने फेस वैल्यू तक ही लिमिट होती है। फेस वैल्यू सी आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर 200। ठीक है, मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन इट्स यूनिट, कंपनी की कैपिटल कुछ यूनिट्स में डिवाइड होती है, यानी कि पीस होते हैं उसके छोटे छोटे, है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेयर। ये शेयर की डेफिनेशन है। अगर हमें पूछे व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, तो शेयर इज अ कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इन यूनिट्स। ठीक है ना, चलते हैं। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी से क्या रिसीव करते हैं? इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट? नहीं, शेयर होल्डर्स अगर शेयर हैं आपके पास तो आप डिविडेंड रिसीव करेंगे, ना तो प्रॉफिट, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव करते हैं। इक्विटी शेयर्स
कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पज़ ऑफ। इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते आप, किस पर्पज़ के लिए? कैश रिसीट्स के लिए कर सकते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हाँ करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए आप शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, अ कंपनी में इशू, कंपनी इशू करती है क्या चीज़? इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रीफरेंस, हाँ बोथ, दोनों करती है, दोनों करती है, इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ, दोनों ही कर देती है। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्या चीज़ इशू नहीं करती है? रेडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रेडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, रेडीमेबल डिवेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। कंपनी रेडीमेबल इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते हैं कभी भी, इसलिए रेडीमेबल इक्विटी शेयर्स को कंपनी इशू नहीं कर सकती है। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट इन ए कंपनी, किसे डिविडेंड दिया जाता है? तो पता है ना, डिविडेंड इक्विटी शेयर्स वालों को नहीं दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है किसको? डिविडेंड दिया जाता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? प्रीफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड होता है, प्रीफरेंशियल राइट्स इन मैनेजमेंट, हाँ ये भी होता है, प्रीफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, हाँ ये भी होता है, प्रीफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, हाँ ये भी होता है। कंपनी का प्रीफरेंशियल राइट उसके किसका होता है? प्रीफरेंशियल डिविडेंड का राइट होता है, और जब कंपनी का वाउंड अप होता है तो सबसे पहले कैपिटल भी उनको रीपेमेंट कर दी जाती है, इसका मतलब पॉइंट नंबर डी। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profit. Such shares are called. देखो, शेयर्स हैं जिन पर कोई भी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है, बल्कि जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये डिविडेंड कौन से हैं? ठीक है, तो ये शेयर्स कौन से हैं? सॉरी, सच शेयर्स को, ये इक्विटी शेयर्स हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स हैं, नॉन गारंटीड प्रीफरेंस शेयर्स हैं। तो ये कौन है? ये हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता, ये तो कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट उनके पास अवेलेबल होता है तो दे देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। लेकिन प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं तो उनको डिविडेंड देना कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, preference shares in case of holders of these have a right to convert their preference shares into equity shares at their option according to the terms of issue. Such shares are called, ये कौन से शेयर्स होते हैं? अगर चेंज कर सकते हैं, हम आपस में इनको बदल सक रहे हैं, इसका मतलब वो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स हैं, है ना। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स कौन से? जिनको हम शेयर्स में या फिर इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, वो कन्वर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब प्रीफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। वो प्रीफरेंस शेयर जिनका जो अपना उनका प्रॉफिट में कोई भी उनका जिनका हिस्सा नहीं होता है, कोई भी शेयर नहीं होता, वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, जिनका कोई भी पार्टिसिपेशन ही नहीं है किसी भी प्रॉफिट में या फिर किसी भी लॉस में। ठीक है, सरप्लस में कोई भी उनका हिस्सेदारी नहीं होती है। योर आंसर्स, इक्विटी शेयर्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके इसमें कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स, और इसमें आ जाते हैं आपके 18th में आपका आ जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नाउ मूव टू नेक्स्ट 19th। Which shareholder have a right to receive the arrears or dividend from future profits? किसके पास राइट होता है फ्यूचर प्रॉफिट, द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स लेने का? कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। इनको अधिकार होता है कि अब की बार अगर कंपनी ने डिविडेंड पेड नहीं किया है तो नेक्स्ट प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा हर हालत में। ठीक है, क्यूमुलेटिव होते हैं।
विच शेयर होल्डर आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम, कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो अपने कैपिटल को रिटर्न कर देते हैं। कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं ये शेयर होल्डर होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल माने जिनका पूर्ण तरीके से पेमेंट किया जाएगा, कुछ समय के बाद उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर विच वन देम अप्लाई ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनमें से कोई भी एक जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए है सिर्फ। Shareholders risk the loss of investment. Shareholders bear the risk of no dividend in the event of loss. Shareholders usually have the right to vote, or dividend are usually given at the same amount at every financial year. ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक, क्या आया? शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस। अगर लॉसेस होते हैं तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड पेड नहीं किया जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। प्रेफरेंस शेयर हमेशा कैसे होते हैं? क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। हमेशा प्रेफरेंस शेयर अगर कुछ नहीं कहता है क्वेश्चन में तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर को कैसे एज्यूम कर लेते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्यूमुलेटिव है, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है और नॉन कन्वर्टेबल हैं। ओके, पॉइंट नंबर सी। नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये क्या चीज़ होती है भाई? अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया एक। नॉमिनल क्या चीज़ होती है? नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज ए कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। ये होती है हमारी नॉमिनल शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट शेयर कैपिटल में जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वही हमारी नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहलाती है। द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वो कैपिटल का वो पोर्शन जिसे सिर्फ कंपनी कब कॉल्ड अप करेगी? जब वाइंड अप होगा, कंपनी जब बंद हो जाएगी, है ना। जब कंपनी वाइंड अप होगी उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे सिर्फ तभी कॉल्ड अप किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, यानी कि बंद हो रही है, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, कैपिटल include in the total of balance sheet of a company is called। कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाता है ना? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर ऑफ शेयर, सारे तो ट्रांसफर किए जाते हैं। देन ऑल ऑफ द अबव, सब ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन, रिजर्व कैपिटल का एक दूसरा नाम भी है। क्या है ये? कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नन ऑफ द अबव। रिजर्व कैपिटल न तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, ना ही उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, ना ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। ये इसमें से इसका कोई भी नाम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 28। रिजर्व कैपिटल क्या चीज़ होती? इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है। जब कंपनी का वाइंड अप होता है उस टाइम पर इसको कॉल किया जा सकता है। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शोन। कैपिटल शेयर कैपिटल आपने हेडिंग लिखा, उसके लास्ट में हम क्या शो करते हैं? उसके लास्ट में हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। पहले ऑथराइज्ड आता है ना, सब्सक्राइब्ड इश्यूड आते हैं, फिर सब्सक्राइब्ड आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या शो नहीं करते हम? रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आती है, इशूड भी आती है, रिजर्व नहीं आती, ऑथराइज्ड भी आती है। मूव टू नेक्स्ट 31। रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? तो रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अभी बताया था यही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सच है? ऑथराइज कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल, या ऑथराइज कैपिटल हमेशा ग्रेटर होती है इशूड कैपिटल से। तो ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। ठीक है ना।
ऑथराइज्ड क्या होती है, तो मैक्सिमम अमाउंट होती है ना हमारी, तो ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा होगी हमेशा। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मैंशनड, कहाँ पर मैंशन होती है, और किसी भी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ये आपकी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, MOA में। आर्टिकल्स में नहीं होती, प्रॉस्पेक्टस में नहीं होती, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस पे भी नहीं होती है, ये होती है आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो चार्टर ऑफ ए कंपनी होता है। आ जाते हैं 34, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक इन पीरियड इज, ठीक है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है शेयर का तो लॉक इन पीरियड कितना होता है, ये होता है 3 इयर्स का, है ना, उतने टाइम पर शेयर्स को लॉक कर दिया जाता है, 3 इयर्स लर्न कर लेंगे आप। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड कंपनी डज नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इन द डेट केस कंपनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, क्या इशू कर देती है, तो ये करती है प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस के बदले में कि स्टेटमेंट निकाल देती है। अभी क्या चीज़ होती है ये ना, प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे हमें अपना सामान अपना कुछ भी सेल करना है, तो हम बाहर ना सेल करके उसको अपने ही एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं, ठीक है, या अपने जानकारों को देना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देना चाहते हैं, तो हम उसको पब्लिकली इशू नहीं करेंगे। सेम होता है कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उसे पब्लिकली इशू ना करके वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट देगी, यानी कि अपने ही एम्प्लॉयज़ को उसको इशू करा देती है। तो जब अपने ही एम्प्लॉयज़ को इशू कराना तो वहाँ प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर प्रॉस्पेक्टस की जगह पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, वो हम इशू कर देते हैं और अपने ही एम्प्लॉयज़ को शेयर इनवाइट, और अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर इनवाइट कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर इसका हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी, है ना, एक शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट है तो अमाउंट को रेज करने के लिए, कैपिटल के अमाउंट करने के लिए कंपनी क्या करती है, इनवाइट द पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या इनवाइट द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो जब प्राइवेट प्लेसमेंट है तो वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, यानी कि डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसलिए। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट 37, शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड, वेरी नाइस। शेयर इशू किया कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉयज़ को या अपने ही डायरेक्टर्स को, तो कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कहते हैं उसको हम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उसके लिए कंसिडरेशन अपने ही डायरेक्टर्स को या अपने ही एम्प्लॉयज़ को। अब ये देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं और उसकी डेफिनेशन अगर आ जाती है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो यही इसमें डेफिनेशन भी है कि शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। कंपनी में इशू द शेयर्स, कंपनी शेयर इशू कर सकती है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर बाय ऑल ऑफ एबव। तो भाई सबसे कर सकती है ना, पढ़े या ना सारे, तो सबसे कर सकते हैं, बाय ऑल ऑफ द एबव। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में टू इशू प्रॉस्पेक्टस, हाँ करती है, टू रिसीव एप्लीकेशन, हाँ होता है, टू मेक अलॉटमेंट, ये भी होता है, ऑल ऑफ द एबव, हाँ भाई सारे होते हैं, सब होता है। प्रॉस्पेक्ट इशू भी करती है, एप्लीकेशंस भी आते हैं, फिर उसका अलॉटमेंट भी होता है ना, सब होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। Sweat equity shares by all of the above, by all of the above. Okay, move to next 40. Which of the following will define when appropriate of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application? Which of the following will define when appropriation of certain number of shares is made to an applicant in response to his application? अगर एक एप्लीकेंट ने
जितनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया उसे कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने दे दिए, तो उसको क्या कहा जाता है ना। माना हमने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमको 400 शेयर दे दिए गए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर अलॉट किए थे, समझ गए, है ना। तो उसको डेफिनेशन समझ लो एक ये, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू से प्राइस कम है शेयर का तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर एट ए डिस्काउंट। भाई फेस वैल्यू से कम है, फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, प्रीमियम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% फिक्स्ड है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है, 90% एकदम फिक्स है। चलो आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज, अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज क्या है? ये रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो जाना चाहिए, अलॉटमेंट की ये शर्त है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। अभी पढ़ा तो 90% जब तक अगर आपने एप्लीकेशन इन्वाइट की, उसका 90% अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं आई हैं तो उतना आपके पास इन्वाइट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर्सन हु स्टार्ट ए कंपनी, जो पर्सन इस कंपनी स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं उनको? जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको कहते हैं हम प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, ये किस शेयर कैपिटल से रिलेट होती है? 90%। तो ये आपने जितना इशू किया है उससे रिलेट होगी, समझ गए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, तो कौन सी शेयर कैपिटल होगी? ये होगी आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल। कौन सी होगी? इश्यूड शेयर कैपिटल। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 46 शेयर कैपिटल अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, भाई शेयर कैपिटल का जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा नेचर का होता है? पर्सनल अकाउंट है भाई, शेयर कैपिटल सब पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ना तो रियल होगा, ना नॉमिनल होगा, ना ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, अरे बहुत सिंपल है, ये किससे कम नहीं होना चाहिए? प्राइस कितना, शेयर का प्राइस जितना होगा उसका 25%, यानी कि अगर 10 रुपये का है शेयर तो वो 2.5 रुपये से नीचे नहीं हो सकता है, समझ गए। 25%। 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी फॉर देयर सर्विस, तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? अरे ये तो सिंपल है, गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट हो जाएगा। ये शेयर कैपिटल अकाउंट तो हम करेंगे नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करेंगे नहीं, कैश अकाउंट करेंगे नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा? गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। 49th इफ vendor are issued fully paid shares 1,25,000 in consideration of net assets of 1,50,000, the balance of 25,000 will be credited to, 1,25,000 रुपये कंसिडरेशन है, उसने पेमेंट किया है 1,50,000 के, तो 25,000 रुपये जो रह गए वो किस चीज़ के हैं यहाँ पर? तो वो किसके होंगे हमारे यहाँ पर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, ठीक है। 25,000 एक्स्ट्रा किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, गुडविल नहीं, ये होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू, अभी बताया था ना, फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम, इशू एट ए प्रीमियम। ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम हमारा है कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट रिसीट नहीं है, ये है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट, इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? चलो पढ़ेंगे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स या कंपेंसेशन रिसीव ऑन द टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो चलते हैं भाई, तो इसमें से कैपिटल प्रॉफिट हमारा कौन सा नहीं? कंपेंसेशन रिसीव हुआ है हमको, टर्मिनेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बदले का हमको एक कंपेंसेशन रिसीव हो गया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हमारा नहीं है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, उसके बदले का हमको मिला है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की भी एक लिमिट होती है ना, तो कि 5%, 10%, नो लिमिट, 100% नहीं, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है, प्रीमियम चाहे जितना हम दे सकते हैं। ओके, व्हेन अ कंपनी इशूड शेयर एट ए प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव बाय अ कंपनी, कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए, कहाँ पे?
है ना। तो एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल पर, अलॉन्ग विद एनी ऑफ द एबव, तो वो किसी पर भी आ सकता है। एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो आप एप्लीकेशन पर रिसीव हो सकता है, अलॉटमेंट पर रिसीव हो सकता है, कॉल पर भी रिसीव हो सकता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। ओके, नाउ नेक्स्ट 55, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट हमारे पास आ जाता है वो किसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है, ये तीनों पॉइंट आप ऐसे याद कर लेना, है ना, क्योंकि इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आंसर जैसे हम पूछेंगे ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन बताओ, तो राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इशूइंग बोनस शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करने के लिए, या फिर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, या फिर कंपनी अपने ही शेयर्स को खुद से वापस खरीद रही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों पॉइंट जो ऊपर के दिए हैं ये तीनों ही कामों में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, इनमें से किस में यूज़ नहीं कर सकते हम, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, बाईबैक, तो ये हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको हम इशू नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों के लिए कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, ये ऐसे भी आएगा अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप उसे वैसे भी कर सकते हो। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स शुड बी शोन, कहाँ पर इसको शो किया जाता है ना, तो ऑन द एसेट साइड, on the equity and liability side of balance sheet, in profit and loss, none of the above. The premium on issue of shares should be shown on the equity and liability side of the balance sheet. balance sheet के equity and liability side में इसको शो किया जाता है। Your answers next 58. A company issued 50,000 shares of 20 each. Premium है 5% का, 10% payable on application and balance on allotment. तो what will be the allotment amount? अरे बहुत सिंपल है, देखो कि 20 रुपये के है ना, 10 रुपये तो एप्लीकेशन पे, इसका मतलब 10 रुपये अलॉटमेंट पर है, 10 रुपये अलॉटमेंट पे है कि नहीं है, 10 रुपये अलॉटमेंट पर 5% प्रीमियम के साथ है, लेकिन समझ गए, 10 रुपये अलॉटमेंट पर लेकिन 5 पे प्रीमियम के साथ है। 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज़ से, और इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी ऐड कर देंगे हम 5% का, तो अमाउंट आ जाएगा जो अलॉटमेंट पर लिया जाएगा वो आएगा 5,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लगा हुआ होता है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग वो कितना परसेंटेज हो सकता है, तो वो हो सकता है 10% के हिसाब से। टेबल एफ में ये प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आता है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट होता है बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं हम, तो वो तो डिडक्ट कर दिया जाता है एज डिडक्टेड सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, उसे डिडक्ट करा देंगे हम एज डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल से नहीं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से करेंगे हम। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना पेड किया जाता है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल आपके नहीं आएंगे, लेकिन इतनी थ्योरी तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन जो एडवांस होता है उस पर 12% आता है। ठीक है, 12% इसमें लर्न कर लेना। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज, कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट होता है वो क्या होता है, एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन ऑन द एसेट साइड, शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो कॉस्ट इन एडवांस का अमाउंट होता है वो शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग अमाउंट्स आर वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ फाइनल कॉल। X holding 500 shares paid only application and allotment money, whereas Y holding 400 shares did not pay final call. Amount on calls in arrear will be, कोई बात नहीं, X जिसके पास 500 शेयर्स उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड किया और अलॉटमेंट मनी पेड किया है, इसका मतलब उसने दोनों कॉल नहीं दी हैं, जो 2 रुपीज़ की है, मनी के 4 रुपीज़, तो 4 5 जा, ठीक है, 2000 रुपीज़ तो ये हो गए। और 400 ने सिर्फ डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने सिर्फ फाइनल कॉल मनी नहीं दी है 2 रुपीज़ की, तो 800 रुपीज़ ये हो गए। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2800। ये हमारा कॉल्स इन एरियर होगा जो हमको मिला ही नहीं है।
योर आंसर्स. Okay, move to next. 64. The subscribed capital of a company 80 lakh and the nominal value of the share is 100 each. There were no calls in area till the final call was made. The final call was made on 77,500 shares only. The balance in the calls in area amount to rupees 62,500. Calculate the final call on share. Final call कितने की हुई है शेयर्स पर. देखो 80 लाख का दे रखा है ये. 80 लाख को 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे. तो कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 80,000 के. 80,000 में इन्होंने सिर्फ 77,500 की ही फाइनल कॉल यहाँ पर हुई है. बैलेंस इन द कॉल्स इन एरिया अमाउंट वो कितने का हो रहा है, 62,500 का. तो फाइनल कॉल का अमाउंट हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है कि वो कितने रुपये की रह गई थी. मैंने 80,000 जितने रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी रुपीज़. ठीक है, वेन एवर वी कैलकुलेट वी फाइंड आवर आंसर ₹25. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मीट मी ऑन टेलीग्राम. ओके. A shareholder holding 600 shares paid the amount of call at the rate of ₹5 per share on 1st November 2018, whereas the call was due on 1st March 19. Interest on calls in advance as per table F will be. यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा कॉल्स इन एरियर पर वो आ जाएगा ₹120 जो 6% के हिसाब से ही होगा. ठीक है. हालांकि आपके यहाँ 12th में अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है तो इसलिए बता दिया हमने आपको. नेक्स्ट आ जाते हैं. फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल. कौन से अकाउंट में से इंटरेस्ट ऑन शेयर ये इशू ऑफ शेयर्स यहाँ से हम इसमें से राइट ऑफ करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिसलिनियस शेयर्स इशू नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से. नेक्स्ट आ जाते हैं 67. प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज. क्या होता है प्रोराटा कब करते हैं हम, बहुत सिंपल एकदम से बात है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब हम प्रोराटा करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 lakh shares of 10 each. It issued 3 lakh shares. Public applied 3,60,000 share. Amount of issued capital will be. है ना, कोई बात नहीं. अमाउंट ऑफ कैपिटल कितने की हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल तो 30 लाख की होगी ना. 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 30 लाख हो गई. ओके. अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 lakh शेयर्स एंड इट रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 150. एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग वर एलोटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस. है ना, ज़्यादा कितने आ गए, 50,000 के. 30,000 को तो रिजेक्ट ही कर दिया, बाकी जो 20,000 थे उनको प्रोराटा बेसिस पर एडजस्ट कर दिया गया. हाउ मैनी शेयर्स ऑन एप्लीकेशन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स विल बी एलोटेड. तो जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको तकरीबन हमने कितने शेयर्स दिए होंगे. समझ गए. 3,000 शेयर्स को जिसने अप्लाई किया, जिसने, है ना, उसको हमने कितने शेयर अलॉट. हमेशा एलोटेड शेयर्स हमेशा अप्लाइड शेयर से कम आते हैं. ठीक है. हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. 1 लाख शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था ना, है ना, तो हमने उसको कितने दिए, सिर्फ 120 दिए. 120 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कितने मिले, 1 लाख मिले. तो जिसने 3 लाख के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिले होंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2,500. ठीक है. एलोटेड शेयर्स हमेशा अप्लाइड शेयर्स से कम आते हैं. 2,500. 70 आ जाते हैं. E Limited had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis. The amount payable on application ₹2. F applied for 420 shares. The number of shares allotted and the amounts carried forward for adjustment against allotment money due from F will be. कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. ठीक है. जब 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो हम इसमें उसके अभी बताया था हम उसके एलोटेड शेयर्स कैलकुलेट करेंगे और एलोटेड शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा कम ही आएंगे. क्लियर. जब उन शेयर्स को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 300 शेयर्स, है ना, और जो अमाउंट उसको एडजस्ट किया जाएगा वो होगा हमारा 240.
ठीक है। ये इसका जो हमने इसको ये सॉल्व करना, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर आकर के मिल सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो एकदम ईजी हो और हमने इसको करना बताया हुआ है। If applicants for 80,000 shares were allotted 60,000 shares on pro rata basis, the shareholder who was allotted 1,200 shares must have applied for. उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा जिसके पास 1200 शेयर अलॉट हैं, तो अप्लाइड शेयर्स हमेशा ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा कैलकुलेट होंगे। आएगा हमारा आंसर, जब हम कैलकुलेशन करके आएंगे तो हमारे आएंगे 1600। कैसे आएंगे? जिसके पास 1600 शेयर्स हैं उसने अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स के, जिसको 60,000 शेयर अलॉट किए गए, तो अप्लाइड के शेयर्स कितने थे? 80,000। तो 80,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1200। अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट पेबल ऑफ ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर, 10 शेयर ज़्यादा आ गए हैं। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट ऑन द अलॉटमेंट। सब सारा का सारा पैसा आप अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर देंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत थोड़ी, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेना, कितना ज़्यादा आया है? 10,000 तो ज़्यादा आया था ₹3 के हिसाब से, 30,000 रुपये आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया? चलें आगे, चलो 73। A company issued 4,000 equity shares of 10 each at par payable as under on application, on allotment, on first call, final call. Application were received 30,000 shares. Application for 3,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the applicants for 10,000 shares. How much amount will be received in cash on first call? Excess application money is adjusted towards amount due on allotment and call. 4,000 shares थे ना, एप्लीकेशंस कितने की आई हैं? 13,000 शेयर्स के लिए आई हैं। ठीक है, 13,000 शेयर्स के लिए आई हैं ना एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स तो रिजेक्ट ही हो गई, एंड बाकी को प्रोराटा कर दिया गया, 10,000 को तो प्रोराटा ही कर दिया गया। तो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर हमें कितना पैसा रिसीव होगा? फर्स्ट कॉल है कितने की? ₹2 की। शेयर कितने हैं? 4,000। ठीक है, ठीक। तो शेयर इस पर जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो को हमको अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर जब हम एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद में यहाँ पर जो हमको रिसीव होगा पैसे वो होंगे 8,000। 8,000 में 2,000 जो है वो हमारा एडवांस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो रिसीव होंगे वो सिर्फ होंगे हमारे पास 6,000। A company issued 4,000 equity shares of 10 each at par payable as under on application, allotment, first call and final call. Application was received for 10,000 shares. Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash or allotment? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, नील आएगा यहाँ पर अमाउंट, क्योंकि जो भी पैसा यहाँ पर आना चाहिए 4 जा 16,000, 16,000 पहले से एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, नील आएगा। ना मूव टू नेक्स्ट 75th। A company issued 5,000 equity shares of 100 each at par payable as 40 on application, 750 allotment, 10 on call. Applications were received for 8,000 shares. Allotment was made on pro rata. How much amount will be received on cash on allotment? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा जितना है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसके 8,000 मल्टीप्लाई बाई 40 वो 50। ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है उस रुपये को हम यहाँ पर लेस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1,30,000 का। अ कंपनी परचेज ए बिल्डिंग फॉर 3,60,000 एंड इशूड ए पेमेंट इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। जनरल एंट्री बना देंगे भाई इसके, हमें तो बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्डिंग शेयर कैपिटल टू बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सी पॉइंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सी जो बनी हुई है हमारी एंट्री वो पास की जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट 77।
A company purchased a building for 12 lakh, out of which 2 lakh were paid in cash. Okay, balance amount was paid by issue of equity shares of 10 each, 25% premium. How much shares will be issued by the company? कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 लाख में से 2 लाख तो चले गए, 10 लाख रह गया। 10 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाई 125 ऐसे करते हैं हम इसमें। 10 लाख डिवाइडेड बाई 125 क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया गया है, और जब हम 125 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 80,000 शेयर्स। ओके, इफ़ शेयर्स of rupees 4 lakh are issued for purchase of assets 5 lakh, 1 lakh will be treated। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, 4 लाख के एक शेयर्स इशू किए गए 5 लाख के एसेट को खरीदने के लिए, तो फिर इसका मतलब 1 लाख का क्या, 1 लाख का प्रीमियम हो गया। वो सिंपल सी डिस्काउंट थोड़ी हो गया, वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया प्रीमियम। नेक्स्ट चलते हैं। अ बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 9 लाख एंड पेमेंट वाज मेड इन 100 शेयर्स ऑफ 20% प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी। बिल्डिंग खरीदी गई है 9 लाख की, पेमेंट वाज मेड इन 100 रुपीज़ शेयर, तो 120 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 120 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो किया जाएगा 1,50,000 से, क्रेडिटेड बाई 1,50,000। मूव टू नेक्स्ट। A company purchased machinery for 1,80,000 and in consideration issued shares at 20% premium. What will be the face value of the shares issue? कोई भी दिक्कत नहीं है। मशीनरी परचेज की 1,80,000 की डिवाइडेड बाई 120 कर दें आप, कितना करेंगे 120, तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1,50,000। फॉरफिटर ऑफ शेयर इज रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, भाई अब शेयर का फॉरफीचर शुरू हो। और शेयर का फॉरफीचर क्या होता है, शेयर का फॉरफीचर होता है जब एक कोई भी पर्सन जब हमारे शेयर की अमाउंट को हमको पे नहीं कर पाता तो कंपनी उसके शेयर को वापस ले लेती है, वापस अपने पास सीज़ कर लेती है। जो सीज़ करना होता है उसी को हम कहते हैं शेयर का फॉरफीचर होना, यानी कि अपने ही शेयर को कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से वापस ले लेती है। डेट इज कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स रिजल्ट इन, अब शेयर का फॉरफीचर हो गया तो रिडक्शन किस चीज़ में होगा, क्या चीज़ हमारी कम हो जाएगी, तो वो हमारी कम हो जाती है यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कम होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, इनमें से कौन सा पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है, इक्विटी, प्रेफरेंस, फॉरफिट शेयर या फिर बोनस शेयर। तो ये अभी बताया ना किस में, इसमें से इसके वजह से कम हो जाता है ना, इसलिए फॉरफिटेड शेयर्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पार्ट नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ द शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है किससे, फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप से, पेड अप से, इशूड से। नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू से, जितनी अब तक हमने शेयर्स के रुपए मांगे हुए हैं उतने से हम अपने शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं कॉल्ड अप से। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, ना कोई भी एक शेयर होल्डर अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को वापस कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से वापस कर रहा है उसे कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर, अपनी मर्जी से वापस कर रहा है ना। अब सरेंडर ऑफ शेयर की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप इसको यहीं से उल्टा लिख सकते हो, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। इफ़ द प्रीमियम ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, है ना, अगर प्रीमियम पहले से रिसीव हो गया, देन सिक्योरिटी अकाउंट शुड बी, तो सिक्योरिटी अकाउंट को क्या किया जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कुछ भी नहीं किया जाता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना क्रेडिट किया जाएगा ना डेबिट किया जाएगा, तो नो ट्रीटमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे। कब, जब वो और फॉरफिटेड शेयर्स में पहले से आ चुका तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को उसी कंडीशन में शो किया जाता है जब वो रिसीव नहीं होता है। अगर वो रिसीव हो चुका है तो उसका कोई काम ही नहीं, वो वहाँ पे शो ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, बहुत बढ़िया है ना। ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है उसे हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, है ना, तो वो शो किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, है ना। कहाँ शो करेंगे हम उसे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप 8 बट 6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज फॉरफिटेड, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। 10 रुपये के इक्विटी शेयर्स थे, 8 रुपये कॉल किए गए, लेकिन 6 रुपये रिसीव हुए हैं। ठीक है, 6 रुपये रिसीव हुए हैं ना, तो फिर क्या कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे भाई हम यहाँ पर,
ठीक है। कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करें? कैपिटल अकाउंट 8 रुपये से ही डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉल अप तो 8 रुपये थे ना, मिले नहीं उससे हमें क्या मतलब है। हमने कॉल कितने की? कॉल हमने 8 रुपये की, 8 रुपये से बनेगा। इफ़ ए शेयर ऑफ 10 is issued at a premium of 3 on which the full amount has been called up and 8 rupees paid is forfeited and capital account should be debited। 8 रुपये कॉल्ड अप किए गए हैं ना, तो 8 ही रुपये से बनाना है हमको इसको, ठीक है। लेकिन इसमें प्रीमियम भी ऐड है कहीं ना कहीं। फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड एंड 8 रुपीज़, अच्छा पेड 8 रुपीज़ है, सॉरी हमने फुल अमाउंट और 10 रुपये के 10 रुपये शेयर को कॉल्ड किए, 10 रुपये से बनेगा, 10 रुपये से बनेगा, है ना। जितना हमने कॉल कर लिया, उन्होंने फुल कॉल कर लिया, 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये कॉल्ड अप होगा, 10 ही रुपये से बनेगा। 89। If a share of 10 issued at a premium of on which 9 rupees have been called and 7 including premium is paid is forfeited, the capital account should be debited। कैपिटल अकाउंट जितने रुपए हमने कॉल्ड अप होते हैं उतने ही रुपए से बनाना होता है ना। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना 1 रुपीज़ का, तो 8 रुपीज़ से बनेगा। कितने रुपीज़ से बनेगा? 8 रुपीज़ से, ₹8। 600 shares of 10 each were forfeited for non-payment of 2 rupees per share on first call and 5 rupees share on final call। Share forfeiture account will be credited। अब शेयर forfeiture account कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा? तो उसने कितने रुपए नहीं दिए वो सब हम ऐड कर देंगे। 600 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, और 600 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1800 रुपीज़। चलते हैं 91। 800 shares of 10 each issued at 20% premium were forfeited and non-payment of allotment money ₹5 and first call ₹3 were per share। तो शेयर forfeiture account will be credited। शेयर forfeiture account में क्या आएगा भाई, है ना। तो शेयर forfeiture account में क्या आएगा? तो शेयर forfeiture account में तो वो अमाउंट आती है ना जो हमको रिसीव हो जाती है ना। इसमें इन्होंने क्या क्या हम नहीं दिए, इन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट कितने रुपीज़ की है? 5 रुपीज़ की है, और फर्स्ट कॉल की है यहाँ पे 3 रुपीज़ की। शेयर है हमारा 3 रुपये का, ठीक है ना। तो 2 रुपये का हम इसमें अलॉटमेंट हो गया, तो 3 रुपीज़ का इसका मतलब अलॉटमेंट हो गया 3 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ का मतलब 4 रुपीज़ का हमारा एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब सिर्फ 4 रुपये हमको मिले हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 800 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 तो आएगा 3200। समझ गए। फॉरफीचर में सिर्फ वो अमाउंट जाता है जो हमको रिसीव हो जाता है। 92। 800 shares of 10 each issued at 30% premium to be paid on allotment were forfeited for non-payment of 2 rupees per share on first call and 72 per share on final call। Share forfeiture account will be credited। शेयर forfeiture account will be credited। 800 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हैं, 30 रुपये प्रीमियम, 30% प्रीमियम, ये अलॉटमेंट पे पेड किया जाएगा, ठीक है। उसने 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और शायद 2 रुपीज़ ही पर शेयर फाइनल कॉल के, मिस्टेक है इसमें। तो शेयर forfeiture account इसका मतलब उसका कितने रुपये उसने दे चुकी है वो, है ना। तो उसका मतलब उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी दिया है 6 रुपीज़ का। ओके, तो कितना हो जाएगा? 800 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 4800। मिस्टेक है, 72 नहीं है, सिर्फ 2 रुपीज़ कर लेना है इसको। अ कंपनी forfeited 300 shares of 10 each, 8 rupees per share called up, on which A had paid application allotment money 6 rupees per share। Share forfeiture account will be credited with। शेयर forfeiture account में क्या क्या आएगा? जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो उसने पेड कर दी वो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 6, 1800 रुपये आएंगे, है ना। फॉरफीचर में क्या अमाउंट आता है फिर बता दें। फॉरफीचर में सिर्फ वो अमाउंट आता है डेट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी को रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं 94 पे। ऑन 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप 8 बट 6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी आर फॉरफिटेड। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हुए लेकिन 6 ही अभी तक मिले हैं कंपनी को। तो फॉरफीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिट। फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 6 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन 1800
नेक्स्ट 95. If 400 shares of 10 issued at a premium of 3 rupees on which the full amount has been called and rupees 8 have been received are forfeited. The forfeiture account should be credited. तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे, विदाउट प्रीमियम ही इसको हम शो करते हैं. 3 रुपये का प्रीमियम हटा दोगे था, इसमें से 5 रुपीज़ के हिसाब से निकाल देंगे. ठीक है, 5 रुपीज़ के हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा. कितना है इसमें? 3 रुपीज़ ऑन which have been received are forfeited. The amount 3 rupees. ठीक है, 2000 रुपीज़ आ जाएगा. 400 multiplied by 5. 96 पे आता है. If 500 shares of 10 issued at a premium of 1 on which 9 rupees have been called and 7 including premium have been paid are forfeited. The forfeited account should be credited by 7 रुपीज़ है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम हटा देंगे हम यहाँ से, है ना. प्रीमियम इसमें से हम हटा देंगे और प्रीमियम के हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने. तो शेयर्स हमारा आंसर आ जाएगा 3000 रुपीज़. प्रीमियम हटाने के बाद कितना रुपये मिल गया हमको? चलते हैं आगे. योर आंसर्स. Move to next. A company forfeited the following shares. 200 of 10 each, called up 9 rupees per, paid up 7. जनरल एंट्री फॉरफीचर की एंट्री बनवा रहे हैं. भाई कौन सी एंट्री बनेगी इसमें? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया और शेयर कैपिटल टू कॉल्स. कितना? तो एक तो 9 रुपीज़ कॉल्ड अप हमारी है 9 रुपये. 9 दूनी 1800 रुपये से बनेगी जो एंट्री, वो सही है. तीसरी और चौथी दोनों बनी हुई है 1800 से, लेकिन 1800 सी सही बनी हुई है. हाँ. टू शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जो रिसीव हो चुका. अभी रिसीव हमें कितना हुआ? पेड अप 7 रुपीज़, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 दूनी 1400 रुपये से ये और कॉस्ट इन एरिया आएगा 400, यानी कि पॉइंट नंबर सी ये ठीक है हमारा, ये ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. एक्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each, 7 कॉल्ड अप इशूड एट प्रीमियम 2 रुपीज़ टू बी पेड एट ए टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर. एंट्री फॉरफीचर की एंट्री बनानी 7 रुपीज़ कॉल्ड अप से. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है. अच्छा, फॉरफीचर की एंट्री में अभी बताया था हम प्रीमियम सिर्फ उसी कंडीशन में शो करेंगे जब प्रीमियम गिवन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो प्रीमियम दे चुके हैं. इसका मतलब फर्स्ट एंट्री में जो प्रीमियम इन्होंने शो किया वो गलत है, वो नहीं आएगा. ठीक है. प्रीमियम एक लास्ट के ये है दे रखा. सेकेंड एंट्री में भी प्रीमियम में नहीं आएगा. थर्ड एंट्री में अमाउंट गलत है. फोर्थ एंट्री शेयर कैपिटल 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है ना, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 7 33,500. उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये की. उन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब बाकी सारा यहाँ पर पेमेंट किया गया है. तो बाकी सारा यानी कि 5 रुपीज़ का, तो 5 5 जा 25, यानी कि हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है. शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है डैट इज़ पेड बाय शेयर होल्डर्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत पेशेंस के साथ आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा है और डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया होगा. एंटायर पूरा शेयर यहाँ पर कवर हो चुका और आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा. बस लास्ट 2 क्वेश्चन और उसके बाद थैंक यू सो मच. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्काउंट का जो जब हम रीइश्यू करते हैं शेयर्स को, फॉरफिचर वाले शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो वो जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा नहीं हो सकता. किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? तो वो हम 5% फेस वैल्यू नहीं, वो अमाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. जितना फॉरफिटेड शेयर्स पर अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. समझ गए? जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उन फॉरफिटेड शेयर्स पर, माना अभी हमें सिर्फ अगर एप्लीकेशन मनी ही आई है तो जब हम रीइश्यू करेंगे तो वो अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू. रीइश्यू शेयर्स पर जो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है वो कहाँ पर हम उसको डेबिट करते हैं? तो हम उसको डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. समझ गए? अगर वो ज़्यादा होता है तो हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते हैं, ठीक है ना. अदरवाइज हम उसको दिखाते हैं किस में? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में.
ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपको आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।